नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों यहां पर पीछे आप एक काफी स्ट्रेंज, काफी एक अजीब सा यहां पर टाइटल देख रहे हैं कि यहां पर मिक्की माउस ने कॉपीराइट लूज कर दिया है। और क्या अब मिक्की माउस का अंत होने वाला है या फिर अब मिक्की माउस और ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, यहां पर इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कॉपीराइट का मुद्दा है, साथ में एक ऐसा कैरेक्टर जिसको हम सभी लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। कोई सी भी जनरेशन हो, आज के ज़माने में जो भी जनरेशन यहाँ पर अभी इस समय एग्जिस्ट कर रही है, उन सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार मिकी माउस ज़रूर देखा होगा। और अब यहाँ पर मिकी माउस जो कि एक फेमस फिक्शनल कैरेक्टर है, वो यहाँ पर लूज कर चुका है कॉपीराइट। बेसिकली डिज्नी जो कंपनी है उसके पास, वॉल्ट डिज्नी जो कंपनी है उसके पास कॉपीराइट था फिक्शनल कैरेक्टर मिकी माउस का, और अब ये एक्सपायर हो चुका है कॉपीराइट। और अब यहाँ पर मिक्की माउस जो है एंटर कर रहे हैं पब्लिक डोमेन के अंदर। पूरा मामला क्या है यहाँ पर देखते हैं, कॉपीराइट का इशू क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो सबसे पहले पूरा मामला क्योंकि कॉपीराइट का है, तो आगे बढ़ने से पहले समझेंगे कि आखिर कॉपीराइट होता क्या है। तो कॉपीराइट की अगर बात करें, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो कि किसी इंसान के दिमाग की उपज होती है। एक तरह से जहां पर इनोवेशन होती है, वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। इनोवेशन होना यानी कि कुछ नए की खोज करना और किसी नई चीज को पैदा करना। कोई नई सोच हो सकती है, कोई नया काम हो सकता है, क्रिएटिव काम हो सकता है, कोई नई इन्वेंशन हो सकती है, कोई नई टेक्नोलॉजी की खोज हो सकती है। जैसे अगर बात करें, अगर कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन्वेंट करता है तो यहाँ पर उसको वो पेटेंट करवानी होती है। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। ट्रेडमार्क, अगर आप अपने बिजनेस को चलाते हैं और किसी यूनिक सिंबल से आपका बिजनेस जाना जाता है, आपके बिजनेस की पहचान है, तो यहाँ पर आप उनको ट्रेडमार्क करवाते हैं और सिक्योर करते हैं ताकि कोई और इन सिंबल्स का इस्तेमाल ना कर पाए, कोई और व्यक्ति आपकी टेक्नोलॉजी ना चुरा पाए, क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज है। फिजिकल एसेट तो आपकी कोई चुरा सकता है, लेकिन हो सकता है कोई आपका आइडिया चुरा ले, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, इसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे में ही कॉपीराइट्स होते हैं जो कि क्रिएटिव काम के लिए आपको देखने को मिलते हैं। क्रिएटिव काम जैसे कि म्यूजिक, बुक्स। ठीक है, म्यूजिक अगर आप बनाते हैं, बुक्स अगर आप कोई लिखते हैं, तो आपकी बुक्स का जो कंटेंट है वो कोई चोरी ना कर ले, कॉपी ना कर ले, आपके म्यूजिक का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, फ्री में इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि आपके दिमाग की उपज है तो उसकी रॉयल्टी, उसका पैसा आपको मिलना चाहिए, या फिर आपकी परमिशन से आपका गाना, आपकी लिखी हुई किताब का कहीं इस्तेमाल हो। तो ये है कॉपीराइट जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हिस्सा है। और यही कॉपीराइट क्लेम मिकी माउस के ऊपर था जो कि अब एक्सपायर हो चुका है। जी हाँ, इसकी भी एक डेट होती है, सेट लिमिट होती है कि अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की तो आप उस पर अपना एक्सक्लूसिव राइट कब तक रख सकते हैं, कब तक आप ये कह सकते हैं कि मेरी बनाई हुई चीज़ है, इससे बने जुड़े हुए जो मॉनिटरी यानी कि पैसे वाले फायदे हैं वो मुझे ही मिले। ठीक है, इसकी एक लिमिट होती है, कुछ समय बाद आपका वो जो अधिकार है एक्सक्लूसिव, वो एक्सपायर हो जाता है। और ऐसा ही कुछ मिकी माउस के केस में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब देंगे। कहता है कि द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स CGPDTM comes under which of the following ministries? इसका जवाब वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। आपको इसको अटेम्प्ट करना है और इसको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करना है। कहता है कि यहाँ पर आप ये कैरेक्टर देख रहे हैं मिकी माउस का, दरअसल ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये 1928 के अंदर एक फिल्म आई थी, स्टीम बोट विली। ठीक है, कार्टून एनिमेटेड फिल्म थी। स्टीम बोट विली का जो मिकी माउस का ये जो कैरेक्टर है, साथ में मिनी माउस यानी कि जो फीमेल साथी होती है मिकी माउस की, उनका भी कैरेक्टर इनके साथ, दोनों अब कॉपीराइट क्लेम यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। और यूएस का लॉ जो है कॉपीराइट का लॉ, यूएस का कॉपीराइट का लॉ कहता है कि ऐसे जो कैरेक्टर्स, ठीक है, जो इस तरह के फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, ये पब्लिक डोमेन में चले जाएंगे और कॉपीराइट लूज कर देंगे आफ्टर 95 ईयर्स। यानी कि यूएस का कॉपीराइट का कानून कहता है कि अगर आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर को इन्वेंट करते हैं तो वो सिर्फ 95 साल तक, आप 95 ईयर्स तक आप ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर मेरा एक्सक्लूसिव राइट है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को 95 साल के बाद अगर वो उस सेम कैरेक्टर का इस्तेमाल करता है किसी भी क्रिएटिव वर्क में, तो उसे आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसको आपसे परमिशन की ज़रूरत है, क्योंकि 95 साल आपने उसका भरपूर इस्तेमाल किया है, उससे जितने मॉनेटरी बेनिफिट्स आए हैं वो आपको मिले हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि ये जो कैरेक्टर है मिकी माउस का, इसके ऊपर कॉपीराइट जो क्लेम्स है
वो यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं, और अब कोई भी व्यक्ति पूरे यूएस के अंदर कोई भी व्यक्ति अब इसको इस्तेमाल कर सकता है अपने क्रिएटिव काम के लिए। ठीक है, यानी कि अपनी मूवीज में इस कैरेक्टर को जब दिखाएगा, इस कैरेक्टर को जब अपनी मूवीज में दिखाएगा, तो यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी से परमिशन नहीं लेनी, ना ही वॉल्ट डिज्नी को कोई पैसा देना होगा। और जब बिना परमिशन के इस्तेमाल होगा तो वॉल्ट डिज्नी उनके ऊपर केस भी नहीं कर सकता ये कहकर कि हमारा कैरेक्टर चुरा लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो कार्टूनिस्ट है, मूवी मेकर्स हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको देखने को मिल सकता है कि मिकी माउस कैरेक्टर अब आपको कई अलग अलग मूवीज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन याद रखेंगे 1928 वाली जो मूवी का मिकी माउस था उसका इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी मूवी में उसको दिखाया जा सकता है, कोई भी आर्टिस्ट उसका इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही 2022 में विनी द पू एक फिक्शनल कैरेक्टर हुआ करता था। विनी द पू अपने कई कार्टून्स में देखा भी होगा। विनी द पू का कॉपीराइट क्लेम 2022 में एक्सपायर हुआ था, और उसके बाद इनके ऊपर कई फिल्म्स बनी। ठीक है, जिसमें एक फिल्म हॉरर मूवी को मिक्स करके यहाँ पर बनाई गई, हॉरर थीम के ऊपर, ब्लड एंड हनी विनी द पू। ये आर रेटेड फिल्म है, यानी कि अडल्ट रेटेड ये मूवी है, और इस मूवी के ज़्यादा अच्छे रिव्यूज भी नहीं आए। तो हो सकता है इस तरह से मिकी माउस का भी इस्तेमाल हो किसी अलग अलग तरीके से थीम में, जो एक हैप्पी और एक इस तरह का जॉयफुल कैरेक्टर हुआ करता था, क्यूट कैरेक्टर हुआ करता था, उसका आर्टिस्ट ने इस्तेमाल करा कि उसको एक डेंजरस और एक थ्रिलर मूवी के अंदर दिखाया जाए, इस तरह से कुछ अलग करने की कोशिश की गई। तो अब इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको मिकी माउस के साथ भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, मिकी माउस के जो कैरेक्टर्स हैं इसके कई वर्जन्स हैं। अभी जो कॉपीराइट एक्सपायर हुआ है वो सबसे पहला जो वर्जन था 95 साल पहले 1928 के अंदर जो कैरेक्टर बना था स्टीम वाइली के अंदर, जो मिकी माउस और मिनी माउस थे, ये कैरेक्टर जो है इनको यहाँ पर कॉपीराइट इनका लूज हुआ है, इनको पब्लिक डोमेन में यूज कर सकते हैं। मिकी माउस के अलग अलग समय पे कई कैरेक्टर्स आए, और इन सब के कॉपीराइट अभी वॉल्ट डिज्नी के पास हैं, और इनका इस्तेमाल अभी नहीं हो सकता है पब्लिक डोमेन में। अगर किसी को करना है तो वॉल्ट डिज्नी से या तो परमिशन लेनी होगी, या फिर उनको उनके जितने पैसे बनते हैं वो उनको वहाँ पर सेटल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कैरेक्टर्स के, बाकी अलग अलग वर्जन्स के अलग अलग सालों में जो निकाले गए, उनका कॉपीराइट क्लेम अभी भी वॉल्ट डिज्नी के पास है। आप कह सकते हैं कि अलग अलग वर्जन जो निकाले जाते हैं ये भी एक तरह से तरीका है अपने कॉपीराइट को बनाए रखना। ठीक है, अपने कॉपीराइट को बनाए रखने का एक तरीका आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि एवरग्रीनिंग ऑफ जो पेटेंट्स होता है इन केस ऑफ मेडिसिन, जो इन्वेंशन होते हैं, जो नई फॉर्मुलेशंस बनती है दवाइयों में, उसके अंदर कई बार छोटे छोटे बदलाव करके पेटेंट का एवरग्रीनिंग किया जाता है। उसी तरह से आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर भी कोशिश की गई। और ये जो कॉपीराइट आज लूज करता है, अब न्यू ईयर पर लूज किया था दरअसल यहाँ पर मिकी माउस ने, ये इतनी आसानी से लूज नहीं किया। कई बार यहाँ पर मिकी माउस कहीं वॉल्ट डिज्नी या मिकी माउस कॉपीराइट लूज ना कर दे, इसके लिए कानून में कई बार बदलाव किए गए, और यहाँ पर दरअसल ये पब्लिक डोमेन में 1984 में ही चला जाता। यानी कि ये जो पेटेंट था ये 1984 में ही एक्सपायर होने वाला था, लेकिन इसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि अमेरिका ने कानून के अंदर जो टेन्योर था उसका वही बढ़ा दिया। उसके बाद ये 2004 में एक्सपायर होने वाला था, लेकिन फिर 20 साल और बढ़ा दिया कि 20 साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। इस कानून के अंदर बदलाव इस तरह से हुआ मिकी माउस को प्रोटेक्शन देने के लिए कि भाई यहाँ पर इस कानून को कहा जाने लगा मिकी माउस प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कॉपीराइट जो एक्ट है यहाँ पर मिकी माउस प्रोटेक्शन एक्ट कहा गया। तो ये यूएस का जो कानून है कॉपीराइट का, उसके अंदर साफ साफ फिक्शनल कैरेक्टर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो मिकी माउस का जो कैरेक्टर इस्तेमाल हो सकता है, ये किस लिए इस्तेमाल हो सकता है? फ्रीली इस्तेमाल हो सकता है, आर्टिस्टिक यूज के लिए, क्रिएटिव काम के लिए, मूवीज वगैरह, बुक्स वगैरह, कॉमिक्स वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अब मिकी माउस के कैरेक्टर्स की कोई टी शर्ट छापने लग जाए, कोई खिलौना बेच के मार्केट में बनाने लग जाए? अगर ऐसा होता तो हम कहते कि भाई भारत के अंदर और बाकी जगहों पर जो बाकी व्यापारी वगैरह हैं वो मिकी माउस का फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉयज बना सकते हैं, सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं, टी शर्ट, मर्केंडाइज, बाकी गुड्स बना सकते हैं। तो ऐसे में भारत की टॉय इंडस्ट्री को भी यहाँ पर फायदा मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे दरअसल मिकी माउस का कैरेक्टर जो क्रिएटिव काम मूवीज वगैरह में होता है वो एक्सपायर हुआ है। अभी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इसका मिकी माउस का इस्तेमाल टी शर्ट और बाकी मर्केंटाइज गुड्स बनाने में कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिकी माउस जो है अभी भी एक ट्रेडमार्क के रूप में वॉल्ट डिज्नी के पास है। कॉपीराइट फिक्शनल कैरेक्टर की अलग चीज है, यहाँ पर ट्रेडमार्क यानी कि बिजनेस के सिंबल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट मस्कट यानी कि
वॉल्ट डिज्नी को मिक्की माउस के नाम से एक तरह से जाना जाता है, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी को मिक्की माउस के नाम से जाना जाता है, सिंबल बन गया है वॉल्ट डिज्नी का मिक्की माउस, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडमार्क के रूप में मिक्की माउस अभी भी प्रोटेक्टेड है और कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ये जो मिक्की माउस है ये उनके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, उनके बिजनेस को, उनके बिजनेस का सिंबल है, पहली बात, क्योंकि ट्रेडमार्क ये इसका वॉल्ट डिज्नी के पास है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है कि टी शर्ट छाप दे मिक्की माउस की, खिलौने छाप दे और उसको अपने खुद के एक ब्रांड के रूप में प्रेजेंट करे। तो यहाँ पर अभी ये प्रोटेक्शन जो है मिक्की माउस की, ये वॉल्ट डिज्नी के ही पास है, सिर्फ और सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में ही ये एक्सपायर हुआ है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यूएस का जो कानून है कॉपीराइट, उसके अंदर फिक्शनल कैरेक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रदान है, यानी कि वहां पे क्रिएटिव काम जो है प्रोटेक्टेड है। इससे क्या होगा, क्रिएटिव फील्ड के अंदर वहां पर इनोवेशन होगी। इसलिए आप देखते हैं कई फिक्शनल कैरेक्टर्स बनते हैं, कार्टून्स अलग अलग प्रकार की वहां बनती है, और ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स को प्रोटेक्शन यूके में भी मिलती है, जापान में भी मिलती है, हर जगह मिलती है अलग अलग तरीकों से। भारत के अंदर फिक्शनल कैरेक्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है वो देखते हैं। यूएस के कानून में तो हमने देखा कि अलग से बात की गई है, वहां के कॉपीराइट का जो कानून है फिक्शनल कैरेक्टर को अलग से वहां पर बात की गई है और उसके राइट्स हैं कि 95 साल तक वो एक्सपायर नहीं होंगे, उसके बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कॉपीराइट्स को गवर्न करने वाला जो कानून है वो है कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। यानी कि भारत के अंदर आप कॉपीराइट अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो 1957 का एक कानून है, ये आपके ओरिजिनल लिटरेरी, यानी कि आप अगर आप कोई बुक लिखते हैं, कोई गाना लिखते हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करेगा, पोएम वगैरह। आर्टिस्टिक काम जो है, पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, ड्रामेटिक काम कोई मूवी वगैरह या फिर कोई म्यूजिक वगैरह क्रिएट करते हैं, सब यहीं पर प्रोटेक्ट होते हैं, इस कानून के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कहाँ आते हैं, सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट में। लेकिन सेक्शन 13 ऑफ कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली बात नहीं करता है फिक्शनल कैरेक्टर्स की, ठीक है। फिक्शनल कैरेक्टर्स की एक्सप्लिसिटली अलग एकदम खुलकर बात नहीं करता है, सिर्फ इन्हीं शब्दों में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें, फिल्म्स और साउंड सभी इसके अंदर रिकॉर्ड, इसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी अलग से बात नहीं करता है फिक्शनल कैरेक्टर्स की। तो भारत के अंदर समय समय पर, भारत के अंदर समय समय पर जब केसेस कोई आए कि भाई जैसे चुलबुल पांडे का केस था कि भाई चुलबुल पांडे जो कैरेक्टर है इसका बिना परमिशन के कोई अगर इस्तेमाल कर ले तो क्या वो जायज़ है, तो वहाँ पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। अरबाज खान केस था एक, आप देख सकते हैं, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए डिस्कस करते हैं। चुलबुल पांडे के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि चुलबुल पांडे का जो कैरेक्टर है वो एक इनोवेटिव कैरेक्टर है, उसका खुद का एक स्टाइल है, उसकी खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बोलने का तरीका है, उसकी जो बातचीत करने का तरीका है, उसकी जो टोन है, वो सब यूनिक है। तो कॉपीराइट क्लेम वहाँ पर बनता है, चुलबुल पांडे का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। तो कोई यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर्स जैसे कि चुलबुल पांडे, शक्तिमान, अगर कोई इनका बिना परमिशन के इस्तेमाल करे तो फिर वो एक तरह से कॉपीराइट वायलेशन के अंदर कवर होगा। लेकिन ये सब कोर्ट्स की जजमेंट से आए हैं, ये सारी बातें अलग से फिक्शनल कैरेक्टर डिफाइन करके नहीं बताया गया है कि कॉपीराइट क्लेम कितने सालों तक होगा, क्या होगा, ठीक है। कोर्ट की जजमेंट से अलग अलग ये बातें सामने आई हैं। आने वाले समय में हम देख सकते हैं भारत के अंदर भी या तो हो सकता है कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट कानून के अंदर अमेंडमेंट करके फिक्शनल कैरेक्टर्स को अलग से सिक्योरिटी प्रदान की जाए, या फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई यहाँ पर रूल बना दे फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है, क्यों, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट का ज़माना आगे बढ़ेगा, क्रिएटिव काम आगे बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ेगी क्रिएटिव काम बढ़ेगा, इनोवेशंस होंगे क्रिएटिव फील्ड में, और अगर इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ज़रूरत है यहाँ पर इनोवेटिव काम को प्रोटेक्ट करने की। और इनोवेटिव काम जब प्रोटेक्ट होता है किसी देश में, तभी वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आती है, क्योंकि क्रिएटिव काम में लोग जब पैसा लगाएंगे तो उन्हें भरोसा होगा कि हमारा पैसा, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो यहाँ पर उनका पालन होता है। तो भारत में हो सकता है आने वाले समय में हमें फिक्शनल कैरेक्टर्स को लेकर कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले। अब अगर बात करें यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बात ये कि जो भी ये कानून है कॉपीराइट के, ट्रेडमार्क के, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ये कानून हैं, ये राइट्स हैं, ये टेरिटोरियल कानून होते हैं। यानी कि अगर भारत का जो 1957 का ये कानून है तो ये भारत के अंदर ही एप्लीकेबल है, भारत के अंदर ही एप्लीकेबल है। मतलब
अगर चुलबुल पांडे कैरेक्टर का कोई मिसयूज करता है तो भारत के अंदर वो कॉपीराइट वायलेशन हो गया। यूएस के अंदर अगर वो इस्तेमाल कर सकें चुलबुल पांडे का, तो क्या वो भारत के कॉपीराइट एक्ट को वायलेट करेगा? वो भारत के कॉपीराइट एक्ट को वायलेट नहीं करेगा वहां पर, ठीक है। और वहां की सरकार उनको सजा इसलिए नहीं दे सकती कि उन्होंने भारत का कॉपीराइट क्लेम जो है वो वायलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो लिमिट है, इस कानून की एप्लीकेबिलिटी है, ये कानून सिर्फ भारत की सीमाओं तक एप्लीकेबल है, विदेश में नहीं है। तो ऐसे में यूएस के जो कानून है, यूएस के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो कैसे सिक्योर हैं? क्यों नहीं भारत के अंदर पहले से ही मिकी माउस का अलग अलग मूवीज के अंदर कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता? क्यों नहीं मिकी माउस का या फिर यूएस के बाकी फिक्शनल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करके भारत में अलग अलग मूवीज बना दी गई? क्यों नहीं बाकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी मिसयूज भारत में हो गया? क्योंकि ये सारे कानून जो है, अगर यूएस का कॉपीराइट क्लेम कानून है तो वो तो यूएस में ही एप्लीकेबल है, भारत में तो एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली बात आपको याद रखनी है, कॉपीराइट से जुड़े हुए कानून अपने ही देश तक सीमित होते हैं, वहीं पर वो मान्य होते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं एक देश का जो कॉपीराइट क्लेम है वो दूसरे देश में भी प्रोटेक्टेड फिर आखिर रहता कैसे है? किसी आर्टिस्ट का एक गाना, कोई काम है, वो एक देश में तो प्रोटेक्टेड है, वो दूसरे देश में भी कैसे फिर प्रोटेक्टेड रहता है? दरअसल यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ओवरऑल पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पर सभी देश अपने अपने कानून अलग अलग बनाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, सब लोग आपस में बैठ के कोऑर्डिनेट करते हैं और ये मानते हैं कि भाई हमारे देश जो है दूसरे देश के भी आर्टिस्टिक वर्क्स को, कॉपीराइट के जो काम है उनको वायलेट वहां पर ना करें, उनको चोरी ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर वीपो आपको देखने को मिलेगी, आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में बनी थी। ये क्या करती है, पूरी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है, अलग अलग देशों को साथ में लेकर आती है ताकि देशों में कोऑपरेशन बने, ठीक है। भारत इसका एक हिस्सा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो होगा, भारत भी उसका एक हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि जब एक देश के कॉपीराइट उसी देश में प्रोटेक्टेड है तो दूसरा देश का वो चोरी क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर 1886 की एक बर्न कन्वेंशन है, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर जो कन्वेंशंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे पेरिस कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है, इसके अलावा और भी कन्वेंशंस हैं जो कि कॉपीराइट का जो कानून है उसको गवर्न करती है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। यानी उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करती है। बर्न कन्वेंशन देशों ने साइन की है, बहुत सारे देशों ने, 190 से ज़्यादा देशों ने बर्न कन्वेंशन को यहाँ पर साइन किया हुआ है, जो कि प्रोटेक्ट करता है आर्टिस्टिक वर्क्स को और लिटरेरी वर्क को। यानी कि बुक वगैरह अगर कोई लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी आर्टिस्टिक वर्क होगा, म्यूजिक, मूवी, पेंटिंग, सबको प्रोटेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। अब ये कोई कानून तो है नहीं इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लोबल लेवल पर कोऑर्डिनेशन किया जाता है। और जिन कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को साइन किया है वो इसके कुछ प्रोविजंस मानती हैं। जैसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको दिखेंगे, एक मिनिमम स्टैंडर्ड और एक नेशनल ट्रीटमेंट। तो ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर आपसे पूछ सकता है कि ये जो दो टर्म्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड नेशनल ट्रीटमेंट, ये कौन से कानून से जुड़ी हुई है या फिर कौन सी डोमेन से जुड़ी हुई है? पेपर में आपसे स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए कि ये कॉपीराइट के कानूनों से या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है का मुद्दा, उससे जुड़ी हुई है। यहाँ पर कहता है मिनिमम स्टैंडर्ड से मतलब क्या है? कहता है कि मान लीजिए यूएस के आर्टिस्ट ने कोई गाना बनाया और भारत के अंदर अगर वो चोरी हो जाता है तो एक तरह से ये कॉपीराइट का वायलेशन है, लेकिन कोई एक्चुअल में कानून वायलेट नहीं हुआ क्योंकि उसका जो गाना है वो यूएस के अंदर प्रोटेक्टेड है, भारत में प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन क्योंकि बर्न कन्वेंशन का यहाँ पर भारत मेंबर है तो ऐसे में भारत को कुछ चीज़ें मेंटेन करनी होंगी। जैसे अगर कोई भारत में कोई व्यक्ति यूएस के किसी व्यक्ति का गाना चोरी कर लेता है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वायलेशन हो गया यूएस के लॉ के हिसाब से, तो यूएस फिर यहाँ पर बोल सकता है कि भाई इंडिया में किसी ए या एक्स व्यक्ति ने हमारा गाना चोरी कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का यहाँ वायलेशन हुआ है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स के द्वारा भारत के ही कानून के अंदर ट्राई किया जाएगा, भारत के ही कानून के अंदर उसको सजा वगैरह सुनाई जाएगी, ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क यूएस का कॉपी किया है, चुराया इंटेलेक्चुअल राइट यूएस का है,
लेकिन भारत के कॉपीराइट कानून के हिसाब से उसको यहाँ पर उसका ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा, और उसके अंदर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स सब लोगों को, सारे देशों को सेट करने होंगे। जैसे आप ये नहीं कह सकते ओहो अगर यूएस का कॉपीराइट का क्लेम कुछ वायलेट हुआ है तो आप यूएस से, क्योंकि बाहर से हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये फॉर्मेलिटी करनी होगी एक्स्ट्रा, कि आपको पहले यहाँ रजिस्टर करना होगा, इधर कंप्लेंट फाइल करनी होगी। ऐसे ये अलग अलग आप फॉर्मेलिटीज या फिर कंडीशंस नहीं इम्पोज कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी किसी दूसरी कंट्री के लिए आप सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कहा गया कि अपने देश में आप दूसरों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वैसे ही ट्रीटमेंट देंगे जैसे आप अपने खुद के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो वर्क्स हैं उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि आपको नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। यूएस का जो गाना है वो हालांकि यूएस के कानून के हिसाब से वहाँ रजिस्टर्ड है, उसको वहाँ प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन यूएस के गाने को भारत में आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप अपने भारत में रजिस्टर्ड हुए किसी गाने को ट्रीट करते हैं अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपको यूएस के गाने को नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आई कि देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। कोई एक कॉमन कानून वगैरह कुछ नहीं है, अलग अलग देशों का अपने हिसाब से चलता है, उनमें कोऑर्डिनेशन होता है और बर्न कन्वेंशन उसमें इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बन जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा फैक्चुअल और कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने बात की कि भाई जिस देश के अंदर इनोवेशन अगर आपको चाहिए तो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको सिक्योर करना होगा, और अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिक्योर है, इनोवेशन होगी, तो जाहिर सी बात है एफडीआई भी आएगी, इकोनॉमी के लिए ये एक बेहतर खबर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2003 के अंदर 13 के अंदर एफडीआई के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है ये, और 2017 के प्रीलिम्स में भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को प्रीवियस ईयर में मिलता है। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर कवर होगी ये सारी बातें। उसके अलावा दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, जो कि बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती हैं, अनअकैडमी की ऐप पर बिल्कुल फ्री और लाइव क्लास होती हैं, आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर हम ऑलरेडी एंशिएंट कर चुके हैं, मिडिवल शुरू हो चुकी है, और मॉडर्न भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं क्रैश कोर्स की फॉर्म में। 2024 के लिए हम हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, ये MWF के अंदर, MWF में शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं। वहीं पर अगर बात करें तो प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, 6ठी से 12वीं तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में हम कर रहे हैं। उसके अलावा SMK कोड लगाएंगे, अगर अनअकैडमी पर कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाएंगे SMK लाइव डिस्काउंट लाने के लिए। उसके अलावा 2025 के जो फाउंडेशन बैच है उसके ऊपर आपको यहाँ पर 50% तक डिस्काउंट देखने को मिलता है, साथ ही में 6 महीने की आपको यहाँ पर वैलिडिटी एक्सटेंडेड मिलती है, आपका कोर्स जब भी एक्सपायर होना होगा 6 महीने और एक्स्ट्रा वो चलेगा। 50% डिस्काउंट है, सभी टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे। 2025 की जीरो से तैयारी करनी है, बेसिक से, तो इस कोर्स में एनरोल आप कर सकते हैं, कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा आपकी जानकारी में किसी भी दोस्त का अगर 2023 का मेंस क्वालिफाई हुआ है तो उनको आप बता सकते हैं, अनअकैडमी फ्री गाइडेंस दे रहा है, आपको मॉक इंटरव्यूज दिलवा रहा है, फ्री मॉक इंटरव्यूज, जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आपको गाइड करेंगे। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को पढ़कर बताया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। उसके अलावा जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका जवाब लेते जाएंगे। कहता है CGP DTM कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को गवर्न करने वाली ये बॉडी है भारत के अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, तो सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे इस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, कौन से मिनिस्टर के अंडर ये मिनिस्ट्री आती है, किनको चार्ज मिला हुआ है। जाने से पहले यहाँ पर देखेंगे 2019 का एक PYQ आपको मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इनोवेशन के ऊपर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे इसका जवाब और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।